नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाने और अल्पसंख्यकों के पहनावे, खानपान और पर्सनल लॉ की गारंटी के वादों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। आज कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीखा हमला किया है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर हैरान हूं। घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की बातों को दोहराया गया है। इसमें तुष्टीकरण की राजनीति की झलक दिख रही है। कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा। नड्डा ने पूछा कि कांग्रेस 50% से अधिक आरक्षण देने की बात किसके लिए कर रही है। नड्डा के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी सरकार में ऐसा कानून का प्रस्ताव रखा था जिसमें बहुसंख्यकों को जेल में डालने का प्रावधान था। यह कानून पारित नहीं हो सका था। उन्होंने कहा कि जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस दोहरा रही है। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपको बता दें कि सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था, उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए, आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स कर चुकी है। इस बीच कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने के पीएम मोदी के बयान को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है। उधर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर के जरिए बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि मोदी और शाह के राजनीतिक और विचारधारा के पूर्वजों ने आजादी के आंदोलन में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का साथ दिया था। आज भी वे कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर मुस्लिम लीग का सहारा ले रहे हैं। मोदी शाह के वैचारिक पूर्वजों ने उन्हें 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान का विरोध किया था। इस आंदोलन की अगुवाई मौलाना आजाद ने की थी। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ब्रिटिश गवर्नर को नहीं लिखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुकाबला किया जा सकता है और कैसे कांग्रेस को दबाया जा सकता है? उन्होंने कहा था कि इसके लिए भारतीयों को अंग्रेजों पर भरोसा करना होगा। यह सबको पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1940 के करीब मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में बंगाल, सिंध और NWFP में सरकार बनाई थी। आज मोदी, शाह और उनके मनोनीत अध्यक्ष कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में झूठ फैला रहे हैं। मोदी जी के भाषणों में आरएसएस की गंध है। बीजेपी का चुनावी ग्राफ हर दिन नीचे गिर रहा है। इसीलिए आरएसएस को अब अपने सबसे अच्छे दोस्त मुस्लिम लीग की याद आ रही है। केवल एक ही सच है, कांग्रेस का न्याय पत्र भारत के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को बताता है। उनकी साझा ताकत मोदी जी के 10 साल के अन्याय का खात्मा करेगी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हैं आरपी सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही महिमा सिंह जी, कांग्रेसी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले आरपी जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। जो बात जिसको लेकर के बीजेपी निशाना साध रही है कि ये मुस्लिम लीग जैसा घोषणा पत्र है, वो बातें तो दरअसल वही है जो कोई भी पार्टी करेगी कि जो अल्पसंख्यक भारत में रह रहे हैं उनको खाने पीने की, पहनावे की, अपने खुद के कानून की आज़ादी होनी चाहिए। तो इसमें मुस्लिम लीग की बात कहाँ से आ गई? ये देश बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार चलता है और
ये बड़ा स्पष्ट था कि इस देश में किसी के लिए कोई पर्सनल लॉज नहीं होनी चाहिए, सबके लिए एक समान लॉ होनी चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और इसलिए हमने कमिट किया था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, सबके लिए एक जैसा कानून हो। कल तो हम कहेंगे कि हम लोग अपने कानून से चलेंगे, जहाँ कोई और कहेगा कि हम वापस अपने कानून से चलेंगे। और नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल लाकर ये तय किया था कि उस प्रोसेस की ओर बढ़ें, पर ये वापस से देश को 1947 की तरफ धकेल रहे हैं। शरिया लॉ और पर्सनल लॉ का जो मुद्दा था वो तो मुस्लिम लीग का था। वो देश के जो जिन्होंने संविधान रचा उन्होंने तो कभी शरिया लॉ और पर्सनल लॉ की बात करी नहीं कभी भी। कोर्ट के जजेस भी यह सोच कर तय होंगे कि वे मुसलमान हैं या हिंदू हैं, और मुसलमान होंगे तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी जी। ये तो पहली बार होने लगा कि आप जुडिशरी में भी आप तय करेंगे कि व्यक्ति मुसलमान है या हिंदू है, ये आप चीज़ें तय करके बताएंगे। तो दिखता है जब ये कहते हैं कि देश के अंदर रिजर्वेशन हम 50% से ऊपर बढ़ाएंगे, तो किसके लिए इन्होंने किया था अपने जहाँ जहाँ इनके राज्य थे, तो ये किसके लिए कोशिश करना चाहते हैं, ये किसके लिए सब कर रहे हैं? पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम 50% बढ़ा करके मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात वो नहीं कर रहे हैं। नहीं घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि केवल 50% से अधिक बढ़ाएंगे। इन्होंने वह किया, इन्होंने वह अपने कर्नाटका के अंदर ये इन्होंने कोशिश की थी एक बार। तो इनकी तो कोशिश है कि हम किस प्रकार से एक वोट बैंक को टारगेट करें, हम एक वोट बैंक की चिंता करें। मोदी जी क्या करते हैं, मोदी कहते हैं सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं। जब वह घर पे नलका पहुंचाते हैं 14.5 करोड़ लोगों को, तो वो ये पूछ कर नहीं जाते कि मुसलमान का हिंदू का घर है। ठीक है, एक सेकंड दे दीजिए। जब 4 करोड़ से ऊपर लोगों को सिर पे छत या मकान मिलता है तो ये पूछ कर नहीं होता। 55 करोड़ लोगों को जब आयुष्मान कार्ड के अंदर लाभ मिलता है, तो सेहत का लाभ मिलता है, तो ये पूछ कर होता है। और उसमें लगभग इन सब स्कीम्स के अंदर जितनी मोदी की स्कीम्स हैं उसमें लगभग 30 से लेकर 36% तक मुसलमान हैं उसके जो लाभार्थी। तो संविधान की भावना भी यही है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। महिमा जी, जो बात आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि हमारी जो संविधान सभा थी उसमें भी ये सोच थी कि जो कानून है सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, वो चाहे पर्सनल लॉ हो चाहे दूसरे लॉज हो। और यही सोच जो है कई बार जो अदालतें हैं उन्होंने भी कही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, ये जो बात बार बार जो बात कही जा रही है? जय हिंद। प्रबुद्ध सौरभ जी की इन पंक्तियों से शुरुआत कर रही हूं अखिलेश जी कि हाय टपका है लहू फिर आज के अखबार से, चाकुओं की अपनी जिद है, पसलियों की अपनी जिद, धड़कनों की बात मानो या कि आईने की, अब आरजू की अपनी जिद है, झुर्रियों की अपनी जिद। ये जब भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से बात करती है तो ये तय हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि इन्होंने इस देश में नफरत फैलाने की जो है वो ठान ली है। हमारे नेताओं ने, जयराम रमेश जी ने एक बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा कि बंगाल में, सिंध में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में किसकी सरकार चल रही थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे क्या उस सरकार? लेकिन वो तो बात पुरानी हो गई। बंगाल तो बात आप कृपा कर ये झूठ भी अभी खोल देता हूँ, वो मुस्लिम लीग नहीं थी उस समय। कृपा कर थोड़ा वो बाद में उन लोगों ने सफाई ले लीजिए, सफाई क्या बीजेपी सुन लीजिए जी। अखिलेश जी आप या तो चर्चा में बराबर का मौका दें, वरना हमें मत बुलाएं। आप हमें बुला रहे हैं तो बराबर का मौका दें। नहीं, आप अपनी बात, आप मेरी बात पूरी होने दें। मैंने बड़े धैर्य से कई मिनटों तक प्रजा कृषक पार्टी थी, आपकी जानकारी के लिए, मुस्लिम लीग नहीं थी। मैं भी आता हूं, आपके पास आता हूं। महिमा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्रजा कृषक पार्टी थी। आप बता अपने रिसर्च टीम को बोले, जरा बता देंगे आपको कि मुस्लिम लीग के साथ साथ समझौता था, प्रजा कृषक पार्टी के साथ था। अवसर में जवाब दे लेते। भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, दूसरों को बोलते हैं कि किसी और पार्टी से सीख के आते हो। मैं तो आपने मुस्लिम लीग का, मैंने सिर्फ करेक्शन की, वो प्रजा कृषक पार्टी के साथ हिंदू महासभा का अलायंस था, ना कि मुस्लिम लीग के साथ। देंगे आप कांग्रेस को अवसर देंगे या नहीं देंगे? आप निष्पक्ष अवसर नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। लेकिन प्रश्न था पर्सनल लॉ को लेकर के बात की जा रही है। ये बात मुस्लिम लीग जो पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस सरकार बनी थी नहीं बनाई थी उस पर बात नहीं हो रही है। पर्सनल लॉ जिसपे कि संविधान सभा ने कहा कि सबके लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कई बार जजमेंट आ चुके हैं कि सबके लिए एक जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो वैसे में पर्सनल लॉ की बात क्यों कांग्रेस कर रही है? आप तो बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं बोलने दे रहे, आप तो बोलने दीजिए। नहीं, आप बोलिए। कोई भी बात होती है तो ये लोग बड़े ही बौखलाहट के साथ नेहरू पर पहुंच जाते हैं, और जब हम सवाल उठा रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर तो ना उठाएं सवाल। क्यों? हमारा मैनिफेस्टो, हमारा न्याय पत्र इस देश के लोगों की आवाज है।
हमारी यात्राओं के माध्यम से, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के माध्यम से जो आवाजें सुनी गई, उसमें चाहे स्टूडेंट्स का लोन, एजुकेशन लोन माफ करना हो, चाहे किसानों की एमएसपी की गारंटी के लिए कानून लाना हो, चाहे जैसे हम राइट टू एजुकेशन, राइट टू जो हम लाए थे इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग लाए थे, उस तरह से चाहे राइट टू फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहली नौकरी पक्की का कानून लाना हो, ये सारी गारंटियां हम दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इसी बात की है कि पहली बार जन की बात उठ गई, इनकी मन की बात दब गई, इसलिए इन्हें तकलीफ है बहुत। ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि जो असली मुद्दे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उठाए हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए मुस्लिम लीग और ये तमाम बातें की जा रही है। आरपी जी, माफी चाहता हूं, समय मेरे पास कम है। महिमा जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही था हमारे पास इस चर्चा के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। अगर चुनाव से पहले यूट्यूब के जरिए आरोप लगाने वालों को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देते हैं तो कल्पना करें कितने लोग जेल जाएंगे। ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में यूट्यूबर सत्ताई दुरईमुरुगन को जमानत बहाल करते हुए कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर सत्ताई दुरईमुरुगन की जमानत को बहाल किया। हाई कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी और उसका यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। जस्टिस ओक ने कहा कि अगर चुनाव से पहले हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देते हैं तो कल्पना करें कि कितने लोग जेल जाएंगे। हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता को दी गई जमानत का लाभ रद्द कर दिया, जबकि इस न्यायालय ने पहले अंतरिम जमानत जारी रखी थी। वे 2.5 साल तक जमानत पर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि विरोध और विचार व्यक्त करके ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। हमें जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं मिला। इस प्रकार हम जमानत देने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं और जमानत देने के पहले के आदेश को बहाल करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उचित समझे जाने पर जमानत रद्द करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण मामले में कही हैं। और जो टिप्पणी है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं जो अपने अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं। संजय शर्मा जी हैं, एडिटर 4 PM हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हरीश चंद्र बर्नवाल जी हैं, एडिटर हैं हरीश बर्नवाल यूट्यूब चैनल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। हरीश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, आप किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को? वैसे तो मामला तमिलनाडु का है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ठीक है जी, विपक्ष के शासन वाले राज्यों में वही हो रहा है जो बाकी बीजेपी वाले शासित राज्यों में होता है। तो लेकिन यह सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर इसी तरह से यूट्यूब चलाने वालों को आप अंदर डालेंगे या कहने पर बात करें सब, फिर तो चुनाव से पहले सबको डालना पड़ेगा। और ये तो कहां तक सिलसिला कहां रुकेगा? अखिलेश जी, ये बहुत बड़ा फैसला है वाकई। अगर समझिए, मतलब जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, दरअसल उसका एक अलग पहलू भी नजर आता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सरकार के लिए, उन सभी सरकारों के लिए, सिर्फ राज्य सरकार के लिए नहीं, बल्कि जिस भी राज्य में जिसकी भी सरकार हो, चाहे बिहार हो, केंद्र सरकार हो, हर किसी के लिए एक मिसाल की तरह है। क्योंकि आप देखिए, पिछले काफी समय से, बल्कि पिछले 4-5 वर्षों से आप देखिए तो इतने सारे यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया या उनको जेल में डालने की कोशिश की गई। अच्छा, हम सारे यूट्यूबर्स हैं, आप ये बताइए कि अगर हम सरकार का, सत्ता का विरोध नहीं करेंगे तो फिर हमारे ओपिनियन देने का क्या फायदा? फिर हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसका क्या फायदा है? तो इसका एक पक्ष ये भी आता है सामने कि आप मोदी सरकार पर तो इल्जाम लगाते हैं कि भाई सरकार लोकतंत्र खत्म कर रही है, स्वतंत्रता का हनन कर रही है, लेकिन आप देखिए अधिकतर केसेस उन राज्यों से सामने आ रहे हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है। और तमिलनाडु की बात लीजिए आप, मनीष कश्यप का उदाहरण हम सबके सामने है कि क्या कुछ हुआ अभी हाल में, रचित कौशिक, या फिर बंगाल में चले जाइए, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। तो इस मामले में थोड़ी संजीदगी बरतने की जरूरत है और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको आज बताऊं, हम नेबरहुड जर्नलिज्म की बात करते हैं, आज हर घर में एक यूट्यूबर है। अब हो सकता है कि वो पॉलिटिकल कंटेंट ना बनाता हो, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि हर घर में एक यूट्यूबर बैठा है। हर इंसान के अंदर एक इच्छा होती है, उसमें कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं। लेकिन यही बात आती है हरीश जी की एक मर्यादा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है, क्या उसे पार किया जा सकता है? संजय जी हमारे साथ हैं। संजय जी 4 PM यूट्यूब चैनल के एडिटर हैं।
आप किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को संजय जी? क्योंकि शिकायतें तो आती हैं ये तमाम तरह की, लेकिन कहीं ना कहीं तो इस पर रोक लगनी चाहिए। अखिलेश जी, बहुत सराहनीय फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर अभिव्यक्ति की आजादी को यहाँ खत्म किया जाएगा तो ये मान लिया जाना चाहिए कि ये देश मर रहा है, धीरे धीरे उसकी आत्मा खत्म हो रही है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अंग्रेजों के काल से लेकर आज तक इस बात का बड़ा महत्व दिया गया कि हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या लिख रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार एक के बाद एक इस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी पहल करी और मेरा एक अनुरोध है सुप्रीम कोर्ट से, पत्रकार इस दौर में बहुत बड़े खतरों से जूझ रहा है। अलग अलग जगह छोटी छोटी बातों पे उस पर मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं, यूट्यूब बंद कर दिए जा रहे हैं। सरकार सीधे यूट्यूब को लिखने लगी है कि इनका चैनल ही बंद कर दो, और यूट्यूब भी इतना प्रेशर में आने लगा है कि बिना कुछ पूछे चैनल भी बंद कर दे रहा है। तो ऐसे खतरों के बीच में अगर आप उनको गिरफ्तार कराएंगे, आप उनको जेल में डाल देंगे, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पर बड़ा सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक शुरुआत की है, शुरुआत को और कंटिन्यू करना चाहिए पत्रकारों के। लेकिन संजय जी, जो मेरा सवाल था जिम्मेदारी का और लक्ष्मण रेखा का, वो कहां पर खींची जाएगी? क्योंकि ये जैसा हरीश जी भी कह रहे हैं कि आजकल तो हर घर में यूट्यूब चैनल खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो पत्रकारिता के नियम होते हैं, कायदे होते हैं, सिद्धांत होते हैं, अगर उनको ताक पे रख के अगर काम होगा तो फिर कहीं ना कोई तो कार्रवाई इसमें होगी। अखिलेश जी, बिल्कुल कार्रवाई है। अखबार प्रिंट मीडिया के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी है। प्रेस काउंसिल है, अगर यूट्यूब प्रेस काउंसिल में नहीं आते तो डिफॉर्मेशन सूट है, मानहानि का मुकदमा है। लेकिन मानहानि के मुकदमे में आगे जाके आप आईपीसी की धाराओं में उसको मुकदमा लगा दे रहे हैं। कोई भी खबर आपने बोली, आपने कह दिया कि सांप्रदायिक माहौल हो गया, और उन धाराओं में आप मुकदमा दर्ज करा देना, ये खराब बात है। अगर आपको लगता है पत्रकारों की एक मर्यादा होनी चाहिए, और होती है, लेकिन अगर कोई यूट्यूबर उससे आगे जाके बात कर रहा है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, दो समुदाय के बीच में हिंसा बढ़ाने की बात कर रहा है, तो उसकी धारा डिफॉर्मेशन सूट है, आप डिफॉर्मेशन सूट दायर कर दीजिए। लेकिन हरीश जी आपके पास आना चाहूंगा, समय की थोड़ी कमी है, आप संक्षेप में आपकी टिप्पणी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो यूट्यूबर्स के हौसले तो बढ़ाएगा, लेकिन साथ साथ उन्हें अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास और ज्यादा इसके जरिए होना चाहिए। बिल्कुल अखिलेश जी, मैं इस बात से सहमत हूं। देखिए क्या है, स्वतंत्रता तो अच्छी चीज है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम यूट्यूबर्स की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि भाषाई मर्यादा टूटती है, या फिर हम उन सीमाओं का उल्लंघन करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाला है, क्योंकि अगर आप डराएंगे, हम वाकई बहुत सारे परेशानियों से गुजरते हैं, रिसोर्सेज से लेकर तमाम चीजें, ऊपर से अगर गिरफ्तारी हो जाए फिर तो हौसले पस्त करेंगे ना। तो हम अपनी मर्यादा का ख्याल रखें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी के लिए उत्साहजनक है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हरीश जी और संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए इस पूरे मामले पर।